एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। हम लोग डिस्कस करते हैं 27 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। So in the daily current affairs, we are going to talk about three topics today. First is Higher Education Commission of India Bill, जिसको हम हेकी बिल के नाम से भी जानेंगे। तो हेकी बिल क्या है, ये मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे हम प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे। सेकंड इज रिवाइव ऑफ एनजेएसी। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। मुझसे तो यूपीएससी के 2 इंटरव्यू में एनजेएसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्ड इज कृष्णन क्रेटर। कृष्णन क्रेटर मतलब बड़ा सा गड्ढा होता है। कृष्णन हमारे एक आदरणीय स्वर्गीय साइंटिस्ट का नाम है, तो उनके नाम पे क्रेटर का नाम रखा गया है। ठीक है, और ये तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। जो भी नए कीवर्ड्स आप सीखते हो, प्लीज मेंशन दोज इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। अब देखो, हायर एजुकेशन इंडिया में जो हायर एजुकेशन है ना, तो हायर एजुकेशन मतलब क्या? हायर एजुकेशन मतलब जैसे आप 12th पास कर लेते हो, 12th के बाद का जो एजुकेशन है उसी को हायर एजुकेशन बोला जाता है। अब 12th के बाद ग्रेजुएशन भी है, 12th के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद है ग्रेजुएशन के बाद उसके अलावा पीएचडी है। तो हम ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। ग्रेजुएशन और उसके बाद वाली जो डिग्रीज हैं वो किस में आती हैं? हायर एजुकेशन में आती। ग्रेजुएशन करने के लिए आप यूनिवर्सिटीज जाते हो, कॉलेजेस जाते हो। ठीक है, अलग अलग लॉ कॉलेज जाते हो, लॉ करने वाले लॉ कॉलेज जाते हैं, डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज जाते हैं, इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके सीए का अलग अपना पूरा सर्टिफिकेशन होता है। तो ये सब हायर स्टडीज हैं, और हायर स्टडीज को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हायर स्टडीज में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज बनी हुई है जो कि इनको रेगुलेट करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए है, लॉ के लिए अलग है, मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलग है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अलग है, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अलग है। तो अब ये बहुत सारा कुछ मर्ज करके, कंबाइन करके एक बॉडी बनाने की बात की जा रही है, जिसको हम बोलेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरा पूरा हायर एजुकेशन को कैटेगरी को केटर करेगा। उसमें लॉ को छोड़ दिया गया है, मेडिकल को भी छोड़ दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड लॉ आने वाला है, जिसमें कि यूजीसी को, एआईसीटीई को और एनसीटीई को इंक्लूड करके इन तीनों बॉडी को मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बनाया जाएगा। ओवर आर्चिंग, जो इन तीनों बॉडी के जैसा बड़ा बॉडी होगा उसको ओवर आर्चिंग इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। 2018 में भी ये कोशिश की गई थी, बट उस समय ये कोशिश फेल हो गई। वापस ये कोशिश की जा रही है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को एंड उनको फंड एलोकेट करने का काम करता है। एआईसीटीई का काम क्या है? टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। इंजीनियरिंग के और मैनेजमेंट के जो भी कॉलेजेस हैं उनको रेगुलेट करता है। एनसीटी क्या है? टीचर एजुकेशन के लिए है, जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को केटर करता है। इन तीनों को क्या किया जा रहा है? एक साथ कंबाइन किया जा रहा है, सिंगल रेगुलेटर बनाया जा रहा है, जिसको नाम दिया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। बट इसके अंदर मेडिकल को और लीगल एजुकेशन को अलग रखा गया है। अभी भी मेडिकल और लीगल एजुकेशन को अलग रखा गया है। और ये जो हेकी बनाया जाएगा, हेकी के अंदर 4 सब बॉडीज होंगी, है ना। 4 अलग अलग, इसके अंदर में ही 4 बॉडीज होंगी, 4 वर्टिकल्स होंगे। एक का नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो रेगुलेट करने का काम करेगा। इसका काम होगा रेगुलेट करना। इसी के अंदर दूसरा होगा हेकी के अंदर नेशनल एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन का काम क्या होगा? क्वालिटी के बेसिस पे कॉलेजेस को ग्रेडिंग देना, A+, A, ये सब अभी नाक ग्रेडिंग देता है ना, अब ये ग्रेडिंग कौन देगा? नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल देगा। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो फंडिंग के लिए देखेगा कि फंडिंग देना है। और जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो लर्निंग आउटकम पे फोकस करेगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड पे फोकस करेगा। तो लॉ, रूल, रेगुलेशन, गवर्नेंस एनएचईआरसी के हाथ में रहेगा। क्वालिटी जो है एनएसी के हाथ में रहेगा। एचईजीसी फंडिंग देखेगा, और जीईसी लर्निंग आउटकम और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स देखेगा, जो कि सब हेकी के अंदर ही रहेगा। अब इससे क्या होगा? रेड टेपिज्म कम होगा। रेड टेपिज्म, जो फाइल्स एक टेबल से दूसरी जगह जाती रहती थी, बहुत सारे रेगुलेटर थे, वो कम होंगे। स्टैंडर्ड्स में इनकंसिस्टेंसी कम होगी। Unlike the UGC, हेकी separates these function into distinct vertical. यूजीसी में एक ही वर्टिकल है जो रेगुलेशन फंडिंग सब हैंडल करता है। यहाँ हेकी में वर्टिकल अलग अलग होंगे।
Focus on autonomy. The goal is to help institution become independent, self-governing institution. Concerns क्या है? पावर का सेंट्रलाइजेशन, सेंटर हैवी यहाँ पे रहेगा, इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन रहेगा स्टेट्स का, तो ये यहाँ पे क्रिटिसिज्म है। स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है कम होगा। एजुकेशन जो है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो कंकरेंट लिस्ट में जिसमें सेंटर भी लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी लॉ बना सकते हैं। स्टेट को डर लग रहा है कि हेकी जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर सेंट्रल मैंडेट को लागू करेगा, इम्पोज करेगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, 2018 ड्राफ्ट स्ट्रिप्ड द रेगुलेटर ऑफ ग्रांट गिविंग पावर, मूविंग इनटू द मिनिस्ट्री। क्रिटिक्स फियर दिस इंक्रीज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन फंडिंग। तो अगर 2018 में जो लॉ का ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट ने फंडिंग का पावर मिनिस्ट्री को दिया था। अब मिनिस्ट्री को पावर दिया जाएगा तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन डेफिसिट, कंसर्न्स रिगार्डिंग लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसको लेके हमेशा ही कंसर्न रहता है जो भी नई बॉडी बनाई जाए, है ना। एंड एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री, कमर्शियल सेक्टर्स। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर हेकी बनाया ही जा रहा है तो स्ट्रक्चर में स्टेट को भी पावर होना चाहिए और नेशनल को पावर तो रहेगा ही। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए, फंडिंग वर्टिकल वाला जो एचईजीसी है उसके पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि वो फंड दे, ग्रांट दे, ट्रांसपेरेंट ग्रांट दे, मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया लगा के दे। ठीक है, मिनिस्ट्री के कहने पे ऐसा नहीं दे। इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, द बिल शुड मैंडेट द इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स स्टेक होल्डर including academicians from state universities and representatives from marginalized community to ensure the body is truly representative। ठीक है, तो ये रहा हेकी। हेकी आई थिंक आपको समझ में अब आ गया होगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज एनजेएसी। अब सुनो ध्यान से, देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज अपॉइंट होते हैं, जज। अब ये जज यहाँ पे कैसे अपॉइंट होते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज अपॉइंट होते हैं। जज अपॉइंट करने के लिए एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम मतलब सीजेआई और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, 4 सीनियर मोस्ट। ये लोग जो है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज, ये लोग चुन के जो जजेस को चुन के देते हैं उसी को प्रेसिडेंट कहाँ पे बिठाते हैं, कहाँ पे भेजते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही जज के अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में। और सीजीआई +2 अगर कर दे तो ये वाला जो सिस्टम है ये किसके लिए लगता है? हाई कोर्ट के लिए। मतलब कि बहुत सारे नाम जो है लिस्ट, वो लिस्ट बनाते कौन है? ये कोलिजियम बनाते हैं। ये कोलिजियम वो लिस्ट किसके पास भेजते हैं? प्रेसिडेंट के पास, कि ये लोग हैं जिनको जज बनाया जाना चाहिए, और उसी में से प्रेसिडेंट अप्रूव करके सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं और हाई कोर्ट भेजते हैं, है ना। हाई कोर्ट के लिए कोलिजियम छोटा होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोलिजियम बड़ा होता है। इसको हम कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि चलो इससे इंडिपेंडेंस मेंटेन रहता है जुडिशरी का, जुडिशरी को जुडिशरी ही चुन रही है एक तरह से, प्रेसिडेंट का तो बस साइन हो रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम आर्टिकल 124 पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए, है ना, वो प्रेसिडेंट करे। ठीक बात है, प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन होना चाहिए जजेस के साथ, कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन का मतलब तो ये भी होता है कि हाँ, जज से बात किए, सीजीआई से बात किए, अच्छा नहीं लगा, जो मन किया प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में खुद ही कि बताओ, जो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करे, कंसल्टेशन का मतलब क्या है? जस्ट बातचीत करना है कि जो बोले वही करना है? बाइंडिंग होगा क्या कंसल्टेशन? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं होगा। फिर वापस ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया कुछ सालों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ हाँ बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग मतलब कंसल्टेशन मतलब कनकरेंस होगा। कनकरेंस का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज जिसको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट को, उसी को प्रेसिडेंट क्या बनाएंगे? जज बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट का, नया जज। उसको हम क्या बोलेंगे? कंकरेंस। मतलब जो बोला जाए सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा। ठीक है, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, वो कोई लिस्ट बना के देता है, उसी को और सिर्फ उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, अपनी मर्जी से किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकता है।
इसको हम क्या बोलेंगे, कंकरेंस। फिर ये मैटर गया कोर्ट में, फिर कंकरेंस की बात आई थर्ड टाइम भी, और फोर्थ टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस पे एक नया लॉ बना दिया। नया लॉ बना के एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लेके आई सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से लॉ बना के बोली कि चलो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह लेंगे और थोड़ा गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज भी रह लेंगे, ये सब लोग मिलके जज को डिसाइड करेंगे नया जज कौन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना ना, ये तो गलत है कि अगर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है तो इसमें गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज का क्या काम है, कोई काम तो नहीं है। ठीक है, तो अब बात ये हुआ कि इस पे बहुत डिबेट होता रहा है, लगातार होता रहा है, और वापस से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है, बोला कि चलो इस पे हम फिर से बात करेंगे कि एनजेएसी को रिवाइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। द Chief Justice of India Suryakant has orally remarked the Supreme Court will consider a plea seeking to revive NJAC National Judicial Appointment Commission and end the existing collegium system. End नहीं करेगा, end करने का plea consider करेंगे, plea consider करेंगे मतलब उस पर सुनवाई करेंगे। The plea argues that 2015 judgment striking down NJAC was great wrong as it substituted the will of the people with the opinion of judges. प्ली ये बोल रहा है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को स्ट्रक डाउन कर दिया, स्ट्रक डाउन हटा दिया, गलत साबित कर दिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते, सेक्रेटरीज भी होते जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मतलब एग्जीक्यूटिव्स भी होते और जुडिशियल भी होते। ठीक है, दोनों विल ऑफ द पीपल यही है, बट यहाँ पे ये प्ली यहाँ पे सीधे सीधे बोलता है। आर्टिकल 124 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी। आर्टिकल 217 यही सेम बात किसके लिए बोलता है, हाई कोर्ट के लिए बोलता है ना। ये मैटर अब कंसल्टेशन वाला मैटर कहाँ गया था, सुप्रीम कोर्ट में 1981 में गया था, इसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, है ना। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द प्राइमेसी ऑफ द सीजीआई रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज, मतलब कंसल्टेशन ही तो है, प्रेसिडेंट रिफ्यूज भी कर सकते हैं, बट ये मैटर वापस सुप्रीम कोर्ट में गया जिसको सेकंड जज केस कहते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, कंसल्टेशन का मतलब क्या होगा, कंकरेंस, और कंकरेंस किसका, सीजीआई के साथ दो और जजेस का। फिर ये मैटर गया, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंकरेंस किसका, सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस का। ठीक है, तो ये थर्ड जज केस हो गया। फोर्थ, एनजेएसी को लागू किया गवर्नमेंट ने 2014 में, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट आते ही एनजेएसी एक्ट लेके आई 2014 में, और बोला कि देखो एक सीजीआई होंगे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जिसको प्राइम मिनिस्टर सीजीआई लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर चूज करेंगे, है ना। 2014 में गवर्नमेंट एक एनजेएसी एक्ट लेके आती है, फिर ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फोर्थ जज केस बोल सकते हो। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही बता दिया, बोला कि देखो नहीं, सीजीआई है ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट जज हैं वो भी ठीक है, बट लॉ मिनिस्टर क्या कर रहा है, एमिनेंट पर्सन क्या कर रहा है, ये एक तरह से जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे खतरा है। और जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता। बार बार मुझसे इंटरव्यू में, यूपीएससी इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे गए, अलग अलग इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस खूब पूछे गए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रिडक्शन ऑफ रेड टेप। ठीक है, तो ये तो खैर पुराने टॉपिक की बात आ गई, वापस आते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ कोलिजियन सिस्टम, ओपेसिटी, द सिस्टम लैक्स अ रिटन मैनुअल फॉर सिलेक्शन। अब कोलिजियम सिस्टम की अच्छी बात क्या है, इंडिपेंडेंस है जजेस के पास, कॉम्पिटेंस है, जज खुद ही कॉम्पिटेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है, और ट्रस्ट वाली बात है। बट प्रॉब्लम क्या है, ओपेक, कि कोलिजियम में जजेस कैसे चुने जा रहे हैं वो एक ओपेक सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई रिटन मैनुअल तो है नहीं। नेपोटिज्म के बहुत एलिगेशन लगते हैं, अंकल जज सिंड्रोम, अंकल जज मतलब जज ने अपने ही भतीजे वितीजों को चुन के नेपोटिज्म कर लिया। करण जौहर जैसे लोग जज हैं, ठीक है, तो उन्होंने बाकी, ठीक है, अनन्या पांडे वगैरह को क्या बना दिया, यहाँ पे जज बना दिया। तो नेपोटिज्म का बहुत बड़ा एलिगेशन कोलिजियम सिस्टम में लगता है। एक्सक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जजेस अपॉइंटमेंट जजेस क्रिएटिंग ए डेमोक्रेटिक डेफिसिट। तो अगर बाकी कंट्री से हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया में एक ऐसा कंट्री सिर्फ इंडिया ही है जहां पे जज खुद जज को अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट तो साइन कर रहे हैं खाली, है ना। तो एक तरह से ये डेमोक्रेटिक डेफिसिट वाली बात है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड,
फाइनलाइज द न्यू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो 2015 से पेंडिंग है उसको फाइनलाइज किया जाना चाहिए। सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए, सेक्रेटेरिएट जिसमें कोलिजियम काम करते हुए दिखाया जाए। सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी बनना चाहिए जो करके ये सब कुछ करके कोलिजियम को दे, और ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए। क्राइटेरिया, अगर सिलेक्शन किसी जजेस का हो रहा है तो किस क्राइटेरिया पे हुआ, उनका मेरिट क्या है, सीनियरिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ये सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ब्रॉड रीजन होना चाहिए। ठीक है, और कोलिजियम से ये भी बात आती है कई बार कि कोलिजियम जो है जिन जजेस का लिस्ट भेजती है उसमें तो वो लोअर कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के जजेस होते नहीं हैं, माइनॉरिटी के जजेस होते नहीं हैं, तो कई बार रिप्रेजेंटेशन का भी इशू यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कृष्णन क्रेटर, क्रेटर मतलब गड्ढा, क्रेटर मतलब गड्ढा। अब मार्स के ऊपर क्या मिला है, गड्ढा। 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड क्रेटर ऑन मार्स टू बी क्रिस्टेंड आफ्टर जियोलॉजिस्ट एम.एस. कृष्णन। ठीक है, तो यहाँ पे श्री एम.एस. कृष्णन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एम.एस. कृष्णन साहब एक इंडिया के बहुत जाने माने जियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, जियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। और मेरे लिए गर्व की बात यह है कि ये मेरे कॉलेज IIT आईएसएम के फर्स्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ माय कॉलेज। तो इनके नाम पे मार्स के ऊपर एक गड्ढे का नाम, क्रेटर का नाम रखा गया है कृष्णन क्रेटर। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इंटरनेशनल has approved the naming of 3.5 billion year old crater on Mars as Krishnan crater after the pioneering Indian geologist M.S. Krishnan. Additionally, 5 small Martian landforms, तो बड़ा सा कृष्णन क्रेटर है, उसके अलावा छोटे छोटे गड्ढे भी हैं जिनका अलग अलग नाम दिया गया है। केरला से वो नाम आते हैं, वाली मला, थुम्बा, बेकाल, वर्कला एंड पेरियार, ये सब केरला के नाम है जो इन छोटे छोटे बाकी गड्ढे को, लैंडफॉर्म्स को दिया गया है। कृष्णन क्रेटर क्या है, सिचुएटेड एट द ज़ैंथी-तेरा रीजन ऑफ मार्स, एज 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड, डेटिंग बैक टू द नोचियन और अर्ली हर्स्पियन पीरियड ऑफ मार्स वेयर वाटर लाइकली फ्लोड ऑन द सरफेस। तो कृष्णन पालूस क्या है, द फ्लैट प्लेन इनसाइड द क्रेटर हैज बीन नेम्ड कृष्णन पालूस फ्लैट प्लेन। इनसाइड द क्रेटर, क्रेटर के अंदर जो फ्लैट प्लेन है उसको हम पालूस के नाम से जान रहे हैं। पेरियार वैलीज, A channel cutting across the crater has been named पेरियार चैनल, मतलब पानी का चैनल, पेरियार रिवर है। ठीक है, तो यहाँ भी पेरियार वैली, सिंबलाइजिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड, वहां पे लिक्विड फ्लो हो सकता है ना। एम.एस. कृष्णन साहब का नाम क्या है, महाराजापुरम सीथारमन कृष्णम, जिनका जन्म हुआ 1898 में और तब तक जिंदा रहे 1970 तक। What is the key achievement? He was the first Indian to serve as the director of the Geological Survey of India. What is the contribution? Authored the seminal book Geology of India and Burma, उसको इन्होंने ऑथर किया। Which remains a Bible for geology student, जियोलॉजी स्टूडेंट के लिए बुक क्या है, बाइबल की तरह काम करता है। Identified the गंगपुर सीरीज ऑफ रॉक्स इन उड़ीसा, उड़ीसा के जो मैग्नीज और लाइमस्टोन रॉक्स है उनको आइडेंटिफाई किया। Played in vital role in mapping India's mineral resource, इंडिया का मिनरल रिसोर्स कहाँ है, आयरन और कहाँ है, मैग्नीज कहाँ है। ठीक है, तो ये सब उन्होंने पूरा मैप करके बताया, पूरा सर्च करके बताया। Served as the first director of the Indian School of Mines, ISM Dhanbad, now IIT ISM. Significance of other names. The proposal submitted by researchers from the Indian Institute of Space Science and Technology. तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रपोजल दिया था कि चलो कृष्णन साहब के बाद जो केरला के कुछ नाम है उनके नाम पे ये बाकी लैंडफॉर्म्स के नाम हो जाए। तो थुम्बा, थुम्बा क्या है, फिशिंग हैमलेट है जहां इंडिया की स्पेस जर्नी बिगिन हुई थी 1963 में। वालीमला, वालीमला लोकेशन ऑफ IIST एंड द लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम है इसरो के अंदर। वर्कला, वर्कला क्लिप्स है, क्लिप्स है ना ऊपर से। बेकाल, बेकाल फोर्ट है कासरगोड में। और पेरियार रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, सिंबलाइजिंग चैनल्स ऑन मार्स। तो आपसे प्रीलिम्स में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं और उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है ये पेज आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, 1851 में बना। सर थॉमस ओल्डमैन्स अपॉइंट हुए थे उस टाइम पे। इट इज इंडिया सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूशन आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया। मैंडेट क्या है, पहले कोल को फाइंड करना मैंडेट था।
ठीक है, बाकी धीरे धीरे बाकी मिनरल को एक्सप्लोर करना हो गया। इसके फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर वाज डॉक्टर एम एस कृष्णन, इंडियन डायरेक्टर, आई रिपीट, है ना। स्ट्रक्चर क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है, 1919 में बना, लीग ऑफ नेशन के साथ, हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैंडेट, promotes and safeguard the science of astronomy through international cooperation. Key authority क्या है, it is the only international recognized authority for assigning official name and designation to celestial bodies. Commercial name, note, commercial name, a star service has no official standing. Membership comprises national member, India is one, and over 12,000 professional astronomer यहाँ पे होते हैं, जिसकी जनरल असेंबली भी टाइम टू टाइम लगती है, और जनरल असेंबली क्लासिफाई करती है कि प्लूटो जैसे जो ग्रह हैं वो सोलर सिस्टम का पार्ट है कि नहीं। अब ये रहा क्वेश्चन, हैकी के बारे में, पॉज करो, आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड, पॉज करो, आंसर बताओ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, पॉज करो, आंसर बताओ, ठीक है। ये लास्ट दिन के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड इनका आंसर, और इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स यहीं खत्म होता है। थैंक यू एंड जय हिंद।